Hello and welcome to the 10th lesson of this technical analysis course। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको कैसे सही से मार्केट में स्पॉट करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ही पैटर्न के तीन टाइप्स है ये। जैसे जो ट्रायंगल पैटर्न होता है उसी के ये तीन टाइप्स है और इन तीनों को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल से। तो काफ़ी सिंपल सा पैटर्न है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसा कि हमें पता है कि मार्केट जो है वो जनरली तीन ट्रेंड्स में चलता है। एक इस तरह से जो होता है वो अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरी जो होती है हमारी एक तरह से एक रेंजिंग पीरियड जो होता है प्राइस में देखने को मिलता है वो। तो इस तरह से तीन फेजेस होते हैं मार्केट के ट्रेंड के। और जब ये इस तरह से रेंज फॉर्म होती है तो वो कभी कभी इस तरह से एक ट्रायंगुलर पैटर्न में फॉर्म होती है। तो जब भी इस तरह से वो एक रेंज हमें मार्केट में दिखती है और उसका जो पैटर्न है वो इस तरह से एक ट्रायंगल में होता है, उसी को हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पैटर्न उसमें बन रहा है, मतलब कौन सा टाइप का ट्रायंगल वो उसमें बन रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि रेंजिंग पीरियड चल रहा था। ये रिलायंस का चार्ट है आर्ली, और ये रेंजिंग पीरियड जो था वो एक ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर था। अगर हम इस तरह से यहाँ पर इन हाइज को और ये नीचे के हायर लोज जो बने हैं इनको ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज यहाँ पर बनी थी वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनी थी। जब इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रेंज फॉर्म होती है तो हमारा काम एज अ ट्रेडर वहाँ क्या होता है कि उसके हाइज और लोज को ऑब्जर्व करना और उससे पता लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना कि वहाँ पर बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके हाइज और लोज को अगर ऑब्जर्व करें तो अगर आप हाइज को देखते हैं तो इस तरह से इक्वल हाइज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, और अगर हम लोज को अगर देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हायर लोज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ये इस तरह से तीन इक्वल हाइज क्रिएट हुए और तीन हायर लोज की यहाँ पर क्रिएट हुए। तो ये देख के हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रांग है सेलर्स से। और ये हम क्यों वो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको सही से समझ आएगा। प्राइस देखो, जब यहाँ से रिजेक्ट की, सबसे पहली बार यहाँ पे रिजेक्ट की, फिर दूसरी बार जब इस लेवल पे गई तो फिर से वहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन वहाँ पर जो है वो रिजेक्शन पहले रिजेक्शन के कंपेयर में थोड़ा वीक था, क्योंकि बायर्स वापस स्ट्रांग थे और वो प्राइस मतलब जो पिछले वाला लो था उसको भी ब्रीच नहीं कर पाई और उससे पहले ही वहाँ से रिवर्स कर गई। तीसरा जो रिजेक्शन था वो फिर इन दोनों से भी ज़्यादा वीक था और बायर्स ने फिर से जो उसका पहला लो था, अपना जो प्रीवियस लो था, उसको ब्रीच नहीं होने दिया और वहाँ पर फिर से एक हायर लो क्रिएट हो गया। तो ये क्लियरली हमें इंडिकेट करता है कि बायर्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्राइस को नीचे से और नीचे उसको नहीं जाने दे रहे हैं कंपेयर टू सेलर्स, क्योंकि सेलर्स जो है वो वीक होते जा रहे हैं हर रिजेक्शन के बाद। तो इस तरह से हम इस प्राइस को पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। तो हम जब इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा इस रेंज के बाहर जब प्राइस होगी इस तरह से जो कंप्रेस होती हुई जा रही है, तो अगर इस रेंज में अगर बायर्स स्ट्रांग थे तो ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से जब हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें जो है कंटिन्यूसली हमें हायर लोस क्रिएट होते हुए दिखते हैं और सेलर्स जो है वो बायर्स के कंपेयर में वीक नज़र आते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा पैटर्न है। और जब हम यहाँ पर प्राइस जब इस एरिया में आती है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं जब कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट होने वाला है वो ऊपर की दिशा में होगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। अभी यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि ये इस तरह से क्लियर होना चाहिए जो पैटर्न बनता है वो। तो ये तो मैं हर पैटर्न में आपको बताता हूँ, हर पैटर्न मैंने आपको जो भी पैटर्न समझाया पास्ट में उसमें मैंने आपको ये बताया ही है कि जो पैटर्न हमें दिखता है प्राइस में वो क्लियर होना चाहिए, ऐसे बीच में कहीं भी आपको ड्रॉ नहीं कर देना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा बार प्राइस टच करनी चाहिए ये नीचे के और ऊपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तभी हम बोल सकते हैं ये एक ट्रायंगल पैटर्न है।
क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि प्राइस इस तरह से एक हाई और एक लो क्रिएट करती है और इस तरह से बीच में चल ही रही होती है, तो लोग वहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जब तक पहला हाई वहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाता, फिर दूसरा लो क्रिएट नहीं हो जाता, फिर एक बार एक हाई और फिर और एक बार लो, इस तरह से 2 हाईज और 2 लोज नहीं क्रिएट हो जाते, तब तक आपको वहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ नहीं करना है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार वहाँ पर टच करना चाहिए प्राइस ने ऊपर के और नीचे के सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो आपको ये आइडिया आ गई होगी कि किस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल हम स्पॉट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सही से ट्रेड कैसे करना है, तो मैं अभी ये हटा देता हूँ ड्राइंग और फिर से यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझो इस एरिया में प्राइस थी, यहाँ पर इस एरिया में प्राइस थी और वहाँ पर आपको दिख गया है कि यहाँ पर ऊपर भी 2 टच हो रहे हैं और नीचे भी प्राइस ने 2 बार टच कर लिया है। तो वहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में एक पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर जो है बायर्स कंपेयर टू सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं और सेलर्स वीक होते जा रहे हैं हर रिजेक्शन के बाद। तो इस तरह से जब आप ऑब्जर्व कर देते हैं, समझो इस एरिया में जब प्राइस होती, तो आपने इस एरिया में हम बोल सकते थे ये कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बन रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की दिशा में होगा। तो अभी ट्रेड लेने के इसके 2 तरीके हैं। एक तो जब हम इस एरिया में ये इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है और रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है, तो हम इसी एरिया में एंट्री ले सकते हैं। तब हमारा स्टॉप लॉस आएगा ये जो पहला लो क्रिएट होता है उसके नीचे, और टारगेट के लिए हमें सेम चीज़ यूज़ करनी है जो हम डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न में या फिर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में हमने यूज़ की। इस तरह से इस रेंज को कैलकुलेट करना है और उसी के लेंथ का यहाँ पर ऊपर इस तरह से टारगेट लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट आता समवेयर अराउंड दिस एरिया। तो ये हुआ इसको ट्रेड करने का एक तरीका। अभी दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर इस तरह से कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस बना था उसके ऊपर जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो आप इस एरिया में एंट्री ले सकते हैं और तब आपका स्टॉप लॉस आएगा ये जो लास्ट लो होता है ट्रायंगल का उसके नीचे, और टारगेट आपका सेम ही रहेगा ये जो रेंज यहाँ पर बनती है उसकी लेंथ का ऊपर। तो ये 2 तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। अब कब आपको कौन सा करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको सिर्फ ये ट्रायंगल पैटर्न देख के ट्रेड लेना अवॉइड ही करना है। मतलब सिर्फ एक इस ट्रायंगल के बेसिस पे आपको ट्रेड कभी नहीं लेना है। आपको इसको दूसरी चीज़ों के साथ ऐड करना है हमेशा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया या फिर इंडिकेटर्स हो गए। तो इस तरह से आपको दूसरी चीज़ों के साथ ऐड करके ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये पहली बात आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीज़, अभी ये जो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर ट्रेड करना सही है या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना सही है, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है और दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने का क्या एडवांटेज होता है कि आपको इस तरह से वेट नहीं करना पड़ता। अभी ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल आप जब ब्रेकआउट होने वाला ही है तब इसी एरिया में एंटर कर जाएंगे। आप समझो आप इस एरिया में भी एंटर कर सकते थे, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है और बायर्स स्ट्रॉन्ग है इस रेंज में सेलर्स से। तो आप इस एरिया में समझो एंटर करते तो आपको पूरा ब्रेकआउट होने तक यहाँ पर ट्रेड आपको वहाँ पर होल्ड करनी पड़ती। तो कभी कभी किसी को ये पसंद नहीं होता है इस तरह से ज़्यादातर होल्ड करना, तो वो चीज़ आपको फिर यहाँ पर करनी पड़ती। वही अगर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो, एकदम क्विकली जो है आपको आपके ट्रेड का रिजल्ट मिल जाता है। वहाँ पे एकदम प्राइस आपके एक तो टारगेट को हिट कर जाएंगी बहुत फास्ट, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने का। फिर नुकसान क्या होता है ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने का, तो नुकसान यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस एकदम से, अभी तो सही से एकदम ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ और फिर जो मेजर मूव था वो आया, लेकिन बहुत बार क्या होता है प्राइस एकदम से ही यहाँ पर गैप अप या फिर गैप डाउन कर जाती है, या फिर एकदम पहली जो कैंडल होती है, जो दिन की पहली कैंडल होती है, वही इतनी बड़ी बन जाती है कि आपको वहाँ पर एंट्री लेने का चांस ही नहीं मिलता। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। और अगर हम अर्ली एंट्री लेते हैं तो फिर वहाँ पर ये आपके साथ नहीं होगा कि आप मूव मिस कर जाओगे, क्योंकि आपने पहली एंट्री ली है तो आपके पास मिस करने का आपके कोई चांसेस नहीं होते। दूसरा फ़ायदा जो अर्ली एंट्री लेने का होता है वो होता है कि अगर यहाँ पे समझो फेक आउट होता है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट होता है, इस तरह से प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाती, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपने एंट्री ली है वहीं पे आप एग्जिट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉफिट या लॉस में। तो इस तरह से अपने अपने फ़ायदे या नुकसान होते हैं। अभी आप जब जिस तरह से एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे एज अ ट्रेडर, और आप खुद को मतलब समझेंगे कि आप किस तरह की किस स्टाइल के ट्रेडर है,
तो उस हिसाब से आप ये भी समझ जाओगे कि आपको ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है या फिर अर्ली एंट्री लेनी है। ठीक है, अभी ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल। अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी सेम ही होता है, सिर्फ इससे उल्टा होता है। तो मैं आपको इस HDFC बैंक के चार्ट में एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक रेंज यहाँ पर बनी थी और इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में वो रेंज बनी थी। ये अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं तो, और नीचे से जो सपोर्ट आएगी वो आएगी ऐसी सीधी। अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरी तरह से उल्टी है जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में देखा, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल में नीचे से हमें बायर स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर से इस तरह से लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह से ऊपर से लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं और वहाँ पर सेलर्स जो है वो हमें स्ट्रांग नजर आ रहा है कंपेयर टू बायर्स। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं पहला ये बाउंस आया, ये काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद जो है बायर्स वीक होते चले गए और जब वो बाउंस थे वो छोटे छोटे होते चले गए। तो इस तरह से जब यहाँ पर सेलर्स हमें स्ट्रांग दिखते हैं एज कंपेयर टू बायर्स, तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो है वो स्ट्रांग है। तो बस यही है, सेम पैटर्न है, जैसा असेंडिंग ट्रायंगल है वैसा ही डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सिर्फ उल्टा है। वो इससे वहाँ पर बायर स्ट्रांग होते हैं और हायर लोस क्रिएट होते हैं, और इसमें सेलर स्ट्रांग होते हैं और लोअर हाइज यहाँ पर इस तरह से क्रिएट होते हैं, और जो वहाँ पर ऊपर की तरफ इक्वल हाइज क्रिएट होते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ इक्वल लोज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ट्रेड करने का भी सेम तरीका आएगा सब कुछ एंट्री का। यहाँ पर आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हो, एक तो अर्ली एंट्री ले सकते हो या फिर जो है ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते हो। टारगेट के लिए भी आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है। स्टॉप लॉस आपको अगर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस आता है पहले ये जो लास्ट लो बनता है उसके ऊपर। अगर अर्ली एंट्री लेते हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस आता है जो पहला हाई क्रिएट होता है उसके ऊपर। सॉरी, यहाँ पर भी हाई बोलना चाहिए था मैंने। तो ठीक है, तो इस तरह से सेम ही है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिर्फ उल्टे हैं दोनों एक दूसरे से। फिर तीसरा जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी इसका एग्जांपल यहाँ पर रिलायंस में एक काफ़ी क्लियर एग्जांपल है। तो ये यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक रेंज फॉर्म हुई है और ट्रायंगुलर शेप में ही रेंज फॉर्म हो रही है, लेकिन आप अगर सही से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या अलग दिखाई देगा इसमें कि यहाँ पर ना हमें बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं ना हमें सेलर स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये एक तरह से एकदम न्यूट्रल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हायर लोज भी क्रिएट हो रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पर हायर लोज भी यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और ऊपर से लोअर हाइज भी क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह से जब हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है तो उसी को हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, और इसके 50-50% चांसेस होते हैं कि ये ऊपर ब्रेक करेगा या फिर नीचे ब्रेक करेगा। तो फिर आप यहाँ पर बोलोगे कि इसके 50-50 चांसेस है तो हमारे क्या काम का, अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर कि ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या फिर नीचे का। तो इसका ज़्यादातर यूज जो है वो वोलेटिलिटी प्रेडिक्ट करने में होता है। ये हमें भले ही डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं देता है, लेकिन ये इंडिकेट तो ज़रूर कर देता है कि इस तरह से प्राइस जो है वो कंप्रेस होती जा रही है और जल्द ही हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस तरह से हम इससे वोलेटिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और उसका यूज़ जब आप आगे जाके ऑप्शंस को सीखेंगे तो उसमें इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है, अगर आपको पता हो सही से कैसे करना है तो उसके लिए इसका जनरली यूज़ होता है वोलेटिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए। और मैंने ये भी आपको कहा कि आपको सिर्फ इन ट्रायंगल्स को देख के कभी भी ट्रेड कम्प्लीटली नहीं लेनी है। तो जब आप इसको अगर समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करते हैं और इस तरह से अगर सपोर्ट पर ये समझो, लेट्स से जस्ट यहाँ पर एक काफ़ी आपने अपनी स्टडी की अच्छी और आपने ये यहाँ पर फाइंड आउट किया कि ये जो 1900 की लेवल है ये काफ़ी यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर अगर आपको इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि इसके जो ब्रेकआउट होने के चांसेस है वो ज़्यादातर ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे बन रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल तरीका जो होता है हमारा ब्रेकआउट को वेट करने का, जैसे आप ये ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं हम, और फिर जब प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस करती है तो वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, जैसे हमने असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी देखा कि दूसरा जो हमारा तरीका था वो था पहले ब्रेकआउट का वेट करो और फिर एंट्री लो। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम ही आएगी। स्टॉप लॉस अगर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका पहले लो के नीचे आएगा, अगर अर्ली एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, ये जो पहला लो क्रिएट होता है वहाँ पर उसके नीचे। और टारगेट के लिए ये रेंज आपको कैलकुलेट करके ऊपर उसी लेंथ का टारगेट लगाना है। तो ये थी हमारी ट्रायंगल्स की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम
जो है वो बुल फ्लैग और बेरिश फ्लैग, इन चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।